रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दूंगा। इसमें फिर आपका जो जो दोस्त आपके रह गए हैं उनको भी मैसेज कर देना कि वो जब मैसेज आ जाए तो उसको फिर लिंक करने का वो मेथड भी आना चाहिए। तो आज हम बेटा शुरुआत करेंगे, पहला लेक्चर आपका होगा। और आज आपका पहला लेक्चर जो है वो आपका पार्ट 2 से आप स्टार्ट करोगे। और ये पार्ट 2 जो आपका है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। और यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कहाँ से शुरू होती है? ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 3 से। तो पहले दो जो हैं वो इनऑर्गेनिक के हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और ये है सिर्फ और सिर्फ टॉपिक की हेडिंग आपके बुक में लिखी हुई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कह सकते हो या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कह सकते हो। कुछ बुक्स में आपको फेडरल वगैरह में ये आपको मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री असल में है क्या, इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, क्या हमारा टारगेट होगा, क्या हमारा मकसद होगा। तो आज यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो आपका चैप्टर नंबर 3 यहाँ से शुरू होगा। तो सबसे पहला टॉपिक आपका होगा, इसका कंसेप्ट क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आप सिंपल वर्ड्स में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करते हो तो आपको इतना पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री असल में क्या है। ये इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जी। वो एक बच्चे का मैसेज आया था, वो कह रहे हैं कि ना चाचू की तबीयत सही नहीं, तो बाद में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। वो जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ना तो उनको फिर ये रिकॉर्डिंग मैं सेंड कर दूँ। ऑफ केमिस्ट्री विच के जो डील्स विद स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टारगेट आपका क्या होगा। आपने केमिस्ट्री में और कुछ नहीं पढ़ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ स्टडी करना है प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, रिएक्शन, हर यानी बात जो है जो किसकी होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होगी। तो यहाँ से शुरुआत होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। कंसेप्ट मिल गया हमें कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टारगेट किसको रखना है। तो स्क्रीनशॉट भले आप ले लिया करो, लेकिन रिकॉर्डिंग भी मैं आपको ये सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा चलना पड़ेगा आप लोगों को भी। तो अब हम शुरुआत करेंगे कौन से कंपाउंड से, वो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन को बोलते हो। पहली चीज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं उन कंपाउंड्स को कि जिनके अंदर कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, यानी हाइड्रोकार्बन दो एलिमेंट से मिलकर बनेगा, हाइड्रोजन प्लस कार्बन एटम्स। इन कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स असल तो ये हैं, और देयर डेरिवेटिव्स या फिर इनके डेरिवेटिव्स, यानी इनके आमतौर पर जो डेरिवेटिव्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये आपका थोड़ा सा इसमें इशू आ जाता है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये असल में हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव कहते हैं जब आप किसी कार्बन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराओ और उससे कोई और कंपाउंड बनाओ। अब जैसे मैं आपको बताऊं, ये CH4 ये है मीथेन,
मीथेन है। तो अब ये असल में मीथेन क्या है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। अब इसकी करते हैं क्लोरीनेशन, तो हम बना लेते हैं क्लोरोमीथेन। क्या बना लेते हैं, क्लोरोमीथेन। और बाकी इसमें से HCl भी बनेगा, हाइड्रोजन एक निकल जाएगा। हाँ ठीक है, कंडीशंस होंगी, यूवी लाइट वगैरह, रिएक्शन ऐसे नहीं होगा नॉर्मली। तो अब देखो ये जो आपने बनाया क्लोरोमीथेन, ये असल में क्या है, ये है डेरिवेटिव ऑफ किसका, हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो जो असल हाइड्रोकार्बन है वो ये है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। इनसे कोई और कंपाउंड भी बन जाए जिसमें बाकी एटम कुछ और हो सकते हैं लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन उसमें भी हों, कुछ और एटम भी ऐड कर दो तो वो डेरिवेटिव बन जाता है। तो फिर इनको, इन कंपाउंड्स को क्या कहेंगे, कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कहोगे इनको, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहोगे। तो अब हमने सिर्फ हाइड्रोकार्बन को नहीं देखना बल्कि उनसे बनने वाले कंपाउंड्स को भी हमने क्या मानना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मानना है। और ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोनों को स्टडी करना है, कार्बन और हाइड्रोजन के यानी हाइड्रोकार्बन्स, और उनसे बनने वाले यानी उनके डेरिवेटिव्स। तो यहाँ से कंसेप्ट हमें मिल गया। अब सवाल एक और आ जाएगा, और वो कौन सा है कि समटाइम कंपाउंड्स जो हैं इनमें एक बात लाजमन होती है। कौन सी है, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स मस्ट कंटेन क्या, मस्ट कंटेन कार्बन एलिमेंट। बाकी बातें अपनी जगह, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए या कंपाउंड्स के लिए ये बात जरूरी है कि इनमें कौन सा एटम लाजमन हो, कार्बन होना चाहिए। कार्बन नहीं होगा तो ये हाइड्रोकार्बन्स या फिर दूसरे डेरिवेटिव ऑर्गेनिक नहीं होंगे। कोई भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट कार्बन नहीं मिलेगा। तो कार्बन का होना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जरूरी है। अच्छा, उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस आएंगी, यानी कुछ कंपाउंड आपको मिलेंगे जो कि कार्बन के होंगे। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि आपको कुछ कंपाउंड ऐसे मिलेंगे जिनमें कार्बन होगा, लाजमन होगा, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड हरगिज नहीं होंगे। वजह क्या होगी उसको तो बाद में देखते हैं। तो ये कौन से कंपाउंड हैं, ये कोई ज़्यादा नहीं है, सारे कार्बन के कंपाउंड ऑर्गेनिक, भले उनमें डेरिवेटिव हो या हाइड्रोकार्बन हो। लेकिन कुछ कार्बन के कंपाउंड चाहे डेरिवेटिव हो लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। तो वो कौन से, इनमें पहला बड़ा ग्रुप, इसको बोलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, ये जो होते हैं बाई कार्बोनेट्स यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनमें कार्बन है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ऑर्गेनिक नहीं है। नंबर 2 सेकेंड क्या है, सल्फाइड्स, सल्फाइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन और सल्फर के कंपाउंड्स, कार्बन और सल्फर के कंपाउंड, सल्फाइड्स ऑफ कार्बन। और इनमें सिर्फ एक ही कंपाउंड आता है, कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी ऑर्गेनिक नहीं है। उसके बाद नंबर 3 वो होगा साइनाइड्स और क्या,
साइनेट्स, ये जो है, ये साइनाइड्स जो हैं ये हो गए, या फिर साइनेट्स हो गए, सोडियम साइनाइड, अमोनियम साइनेट, कार्बन है, फिर भी इनऑर्गेनिक है। ठीक, उसके बाद नंबर 4 पे आ जाएंगे मेटल कार्बाइड्स। मेटल कार्बाइड्स, अब मेटल कार्बाइड्स में सोडियम कार्बाइड Na2C2 ये आ जाएगा। उसके बाद जो है एल्यूमिनियम कार्बाइड, ये जो है Al4C3 वगैरह। तो ये कार्बन रखते हैं, लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये ऑर्गेनिक नहीं है। तो वजह क्या है? हमने तो अभी पढ़ा कि जिस भी कंपाउंड में कार्बन होगा तो वो ऑर्गेनिक होगा, लेकिन इनमें ऐसी क्या बात है कि कार्बन होने के बावजूद समटाइम हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, फिर भी ये क्या हो रहे हैं? ये इनऑर्गेनिक बन रहे हैं। तो बात ये है, इसका जवाब बहुत आसान है। असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन का होना तो ज़रूरी है, लेकिन कुदरत ने कार्बन को ना एक यूनिक एलिमेंट बनाया, एक यूनिक एलिमेंट बनाया। और कार्बन कुछ यूनिक कैरेक्टर्स रखता है, कुछ अलग अलग क्या रखता है? प्रॉपर्टीज़ रखता है। क्या रखता है? प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो इस वजह से ये आमतौर पर कार्बन जो है कुछ यूनिक कैरेक्टर्स रखता है, जो बाकी एलिमेंट 117 एलिमेंट में वो बातें हैं ही नहीं, या तो अगर किसी में हैं भी तो वो थोड़ी बहुत हैं। तो आज हम देखते हैं कि कार्बन वो अगर यूनिक कैरेक्टर्स कंपाउंड में शो करेगा तो वो ऑर्गेनिक होगा। अगर कार्बन ने वो यूनिक कैरेक्टर शो नहीं किए तो फिर वो ऑर्गेनिक नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो देखते हैं वो कौन सा कैरेक्टर, यूनिक कैरेक्टर शो करेगा। तो इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारी शुरुआत हो गई है कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो हम ऊपर लिखेंगे क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी बेसिक प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर कार्बन के कंपाउंड्स के बेसिक कैरेक्टर्स, यूनिक कैरेक्टर्स, इनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर पहला कैरेक्टर कौन सा वाला है? दैट वन इज कॉल्ड कैटिनेशन। क्या कहते हो इसको? कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या है? ये देखें, कार्बन कार्बन से जुड़ रहा है, कार्बन कार्बन से बॉन्डिंग कर रहा है और एक लंबी चेन बना रहा है, आपस में अपने एटमों से जुड़ रहा है। तो जब सेम एटम, ठीक है, बाकी एटम हैं वो आपस में इनको मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन एक जैसे एटम कंबाइन हो गए। ये देखो सल्फर है, सल्फर के एटमों के साथ जुड़ गया और फिर एक लंबी सल्फर ने अपनी क्या बनाई? चैन बना ली। उसके बाद सिलिकॉन आया, सिलिकॉन से जुड़ने लगा और जुड़ने के बाद उसने भी एक चैन बना ली। तो ये जो एक जैसे एटम आपस में कंबाइन होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर वाले, और एक लंबी चेन बना लेते हैं, और उस चेन में इनके आपस में ये सिंगल बॉन्ड होते हैं या डबल बॉन्ड होते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो इस अमल को क्या बोलते हो? कैटिनेशन बोलते हो। क्या कहते हो इसको? कैटिनेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यानी व्हेन, जब क्या होगा? आइडेंटिकल, आइडेंटिकल माना एक जैसे, आइडेंटिकल एटम्स, एक जैसे एटम क्या होंगे? लिंक्ड टुगेदर, आपस में जुड़ जाएंगे। लिंक टुगेदर किसके थ्रू लिंक कर रहे हैं? थ्रू सिंगल, या तो सिंगल बॉन्ड के जरिए, और डबल या डबल बॉन्ड के जरिए, और ट्रिपल या फिर ट्रिपल बॉन्ड के जरिए कनेक्ट होंगे टू फॉर्म, बनाएंगे ए लॉन्ग चेन।
लॉन्ग चेन बनाएंगे तो फिर इस अमल को क्या कहोगे? कैटिनेशन। कैटिनेशन कहोगे। अब देखो इसमें हमारे पास क्या होगा कि ये लिंकेज जो है, एक मिनट बेटा, इसको तो इसका जो लिंकेज होगा, अब देखें कार्बन कार्बन से लिंकेज कर रहा है और उसके बाद जो है सल्फर सल्फर से लिंकेज कर रहा है। अरे भाई ये यासिर का क्यों आज आइसोमेरिज्म। अभी मैं सिर्फ कैरेक्टर्स आपको कराऊंगा, बाद में कैरेक्टर्स अभी आपको करवा रहे हैं, बाद में इनकी आइसोमेरिज्म का पूरा चैप्टर में काफ़ी डिटेल है, यहाँ सिर्फ हम कंसेप्ट ले रहे हैं। अब देखें ये हम कंपाउंड लिख रहे हैं CH3 CH2OH। इस कंपाउंड का नाम है इथाइल अल्कोहल। OH होगा ना, ये अल्काइल ग्रुप है, ये है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। और इसी फार्मूले से हम बना रहे CH3 ऑक्सीजन CH3। इसका नाम है डाइमीथाइल ईथर। क्या नाम है इसका? डाइमीथाइल ईथर इसका नाम है। तो अब आप खुद बताओ कि हमने यहाँ पर डाइमीथाइल ईथर लिया और हमने इथाइल अल्कोहल। कोई अगर आपसे पूछे इन दोनों में फर्क क्या है, आप देखो इसमें इथाइल अल्कोहल में 2 कार्बन, डाइमीथाइल ईथर में भी 2 कार्बन, ऑक्सीजन 3, ये 2, ये 5 और एक 6 हाइड्रोजन है। इसमें 3 और 3 6 इसमें हाइड्रोजन, 6 इसमें, एक ऑक्सीजन इसमें है और एक ऑक्सीजन इसमें है। तो इसका मतलब है दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। बट फर्क किस चीज का आ गया? स्ट्रक्चर का। तो फिर ऐसे कंपाउंड के जिनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या हो, सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, पर उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से क्या हो? अलग अलग हो, तो फिर उन कंपाउंड्स को आप उनका एक दूसरे का क्या कहोगे? आइसोमर्स कहोगे। तो आइसोमेरिज्म भी किन कंपाउंड्स में बहुत बड़े पैमाने पे होती है। ठीक है, कार्बन के बगैर कंपाउंड में भी आइसोमेरिज्म है, लेकिन वो महदूद है, वो चंद किसी कंपाउंड में हो भी सकती है, कहीं नहीं हो सकती। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में आइसोमर्स किसके मिलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। और ये कार्बन जब आता है तो आइसोमेरिज्म का कैरेक्टर, आइसोमर बनाने की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है कंपाउंड्स की। तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म, यानी आइसोमेरिज्म क्या होगी? कंपाउंड्स हैविंग क्या? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो? सेम हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, ठीक है, बट पर दे पजेस, वो रखते हैं क्या? डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कई बन सकते हैं, तो कॉल्ड आइसोमर्स। फिर इनको एक दूसरे का क्या कहोगे? आइसोमर्स कहोगे, आइसोमर्स कहोगे। एंड और दिस फेनोमेना, और फिर ये अमल के जिसमें क्या होगा कि ये डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनेंगे। जैसा कि ये आपने देखा, डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो इस अमल को, होता अपने आप है, नेचुरल है, कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे इसको? आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म जो है वो करती क्या है?
और कुछ नहीं करती, फार्मूले सेम होते हैं मॉलिक्यूल्स के, स्ट्रक्चर बदलते रहते हैं। किसमें? आइसोमेरिज्म में। तो आइसोमेरिज्म इसी अमल का नाम है। अब सवाल फिर वहीं पर आ गया कि आखिर आइसोमेरिज्म को हमने इधर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्यों स्टडी किया? क्या ये इनऑर्गेनिक में नहीं होता? बिल्कुल होता है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है, होता है, लेकिन वहां पर आइसोमेरिज्म महदूद है, ठीक है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी ज्यादा पैमाने पे नहीं होती है। तो आइसोमेरिज्म कहाँ ज्यादा हो सकती है? यानी आइसोमेरिज्म जो है इज एट लार्ज स्केल पर ओनली ऑकर्स, ये सिर्फ होती है इन किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आवाज नहीं आ रही अभी? वॉइस नहीं आ रही? देखो वॉइस तो आ रही है ना आपको या नहीं? एक मिनट में देखता हूं। अभी देखें, अभी वॉइस आ रही है आपको? अभी बताओ। वॉइस शायद चार्जिंग खत्म हो गई है इसकी, ये दे दो जी। आप बताएं, वॉइस आ रही है? देख लो। मैं चेक कर रहा हूँ। नहीं, वॉइस अभी मुझे तो आ रही है। हाँ, वॉइस आ रही है। आपका हो सकता है नेट का इशू हो। तो बेटा किस में आइसोमेरिज्म अनलिमिटेड होती है? ये अनलिमिटेड होती है सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। कार्बन इसकी वजह है। तो जहाँ कार्बन का एलिमेंट बहुत बड़े पैमाने पर आइसोमेरिज्म कर ले तो फिर समझ जाओ कि ये बेटा आमतौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर आइसोमेरिज्म कार्बन की ख़त्म हो जाए या थोड़ा बहुत करती है तो फिर समझ लो कि ये कंपाउंड इनऑर्गेनिक है, भले कार्बन हो उसके अंदर, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म भी एक जनरल क्या है? कैरेक्टर है। किसका बेटा? ये कैरेक्टर है इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, नंबर 3 कैरेक्टर है और उसको बोलते हैं क्या? होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज। आगे आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फिर फैमिलीज होती हैं, ग्रुप्स होते हैं उनमें, और ये जो ग्रुप्स इनके अंदर होते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बहुत सारे हैं। अब देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा सबसे पहले अल्केन्स, तो पहला मेंबर CH4, अब दूसरा मेंबर C2H6, तीसरा मेंबर C3H8, चौथा मेंबर C4H10। अच्छा, इसके बाद अल्कीन्स। अल्कीन्स में देखो तो पहला मेंबर नहीं है, फिर 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, ये फार्मूला इनका है अपना। फिर 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन। फिर अल्काइंस में आ जाओ, अल्काइंस भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो इनमें पहला मेंबर इनमें भी नहीं है। 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 5 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, उसके बाद 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन, उसके बाद 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। तो ये तरीका चल रहा है। थोड़ा सा अगर गौर करोगे तो बात समझ में आ जाएगी। अब बात क्या है इसमें, मेन चीज़ जो आपको यहाँ मिलेगी वो ये है कि, एक मिनट, वो ये है कि आप इसमें देखो भाई, मीथेन के बाद कौन है? इथेन। तो इसमें मीथेन के बाद इथेन कैसे बना? 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ा दिए। फिर उसके बाद इथेन से प्रोपेन कैसे बना? 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ा दिए। फिर इससे प्रोपेन से
ब्यूटेन कैसे बढ़ा? CH2। यानी आप हर नया आने वाला मेंबर बना सकते हो। कार्बन एक बढ़ाते जा रहे हो हर दफे, और हर दफे नए मेंबर बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो उस पुराने वाले किस में? मेंबर में। मीथेन में एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ऐड करो तो ये आपका बन जाएगा इथेन। इथेन में एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो नए मेंबर बनते जाते हैं। अब ऐसे मेंबर्स की सीरीज को, कतार को, ग्रुप को क्या बोलते हो? होमोलॉगस सीरीज बोलते हो। फिर अल्कीन्स में भी यही है। आपका पहला है C2H4 इथीन। अब एक कार्बन बढ़ाओ 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये बनते जाएंगे। फिर ये अल्काइन, दो दो कार्बन है 2 हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट मेंबर बनाना आसान, क्या करो? एक कार्बन बढ़ाओ 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो इस ग्रुप को जिसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन आप ऐड करते हो, ये ग्रुप है, और इस ग्रुप को बोलते हैं मिथाइलीन या मिथलीन ग्रुप। तो ऐसे कंपाउंड्स का ग्रुप, चाहे वो अल्कीन में हो, चाहे वो अल्केन्स में हो, चाहे वो अल्काइंस में हो, जिसमें हर नया आने वाला मेंबर अपने प्रीवियस मेंबर से क्या है? अपने प्रीवियस मेंबर से बड़ा है। क्या है? प्रीवियस मेंबर से बड़ा है। और कैसे बड़ा है? एक मिथिलीन ग्रुप ऐड कर दें तो नया मेंबर बन जाएगा। तो हर आने वाला मेंबर इस ग्रुप में क्या होगा? हर आने वाला मेंबर इस ग्रुप में बड़ा होगा एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से। तो ऐसे ग्रुप को, ऐसी सीरीज को क्या बोलोगे? होमोलॉगस सीरीज। ये हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के ग्रुप में बनती है। बस नया आने वाला मेंबर कार्बन एक बढ़ाओ 2 हाइड्रोजन, नया आने वाला मेंबर कार्बन हाइड्रोजन, अल्कीन में भी बनाओ, अल्काइंस में बनाओ, अल्कोहल में, ये हर जगह ये ग्रुप बन सकता है। और उस ग्रुप को, पूरी फैमिली को क्या बोलोगे? ये होमोलॉगस सीरीज है, कंपाउंड्स का पूरा ग्रुप होगा। तो अब हम यहां से डेफिनेशन इसकी लेते हैं। व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज? यानी होमोलॉगस सीरीज है क्या असल में? तो कह सकते हैं सीरीज और ग्रुप, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड का ग्रुप होगा इन विच, के जिसमें क्या होगा? ईच नेक्स्ट कमिंग मेंबर, हर नया आने वाला क्या होगा? मेंबर जो होगा इज ये इज ग्रेटर, बड़ा होगा किससे? फ्रॉम इट्स प्रीवियस मेंबर, अपने पहले वाले मेंबर से बड़ा होगा बाय 1 क्या? CH2, यानी मिथाइलीन ग्रुप, ये होगा। तो होमोलॉगस सीरीज बनाना, ये भी किसका कैरेक्टर है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कैरेक्टर है। हमने शुरू किए थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उसमें हमने पॉलीमराइजेशन का कैरेक्टर भी कर लिया था। तो आज हम बाकी जो इनके आमतौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कॉमन कैरेक्टर्स, छोटे छोटे कैरेक्टर और भी हैं जिनके बेसिस पर, अब ये कैरेक्टर्स जो होंगे ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेसिक कैरेक्टर्स में काउंट होते हैं। ये भी कार्बन के कंपाउंड्स में होना ज़रूरी है। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे, यानी हमारा लास्ट होगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, इसका पार्ट 3 आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके कॉमन कैरेक्टर, इनके जनरल कैरेक्टर्स और कौन कौन से। तो इसमें आप याद रखिएगा,
पहला कैरेक्टर जो, अब छोटे छोटे कैरेक्टर हैं, वो बड़े बड़े थे, बड़े बड़े कैरेक्टर्स थे, तो अब हम लेंगे इनके छोटे सिंपल कैरेक्टर्स। आपको पता है जब भी ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन और मोस्ट कॉमनली ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, तो ये सारे कौन से एटम हैं? ये नॉन मेटालिक एटम हैं। तो हर नॉन मेटालिक एटम जब नॉन मेटालिक एटम से बॉन्डिंग करता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब है ऑल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कंटेन क्या बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड्स। इनमें अक्सर आपको कौन से बॉन्ड्स मिलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड्स मिलेंगे। दस दे आर कॉल्ड एज, फिर इसलिए इनको क्या बोलोगे? कोवेलेंट कंपाउंड्स। यानी ये फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये कोवेलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं, कोवेलेंट नेचर इनकी होती है। नंबर सेकंड, एज, जैसा कि मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो आमतौर पर कंटेन क्या बेटा? कार्बन एंड क्या? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इनके अंदर ज़्यादातर बॉन्ड्स जो होते हैं वो किसके होते हैं? कार्बन के होते हैं या फिर कार्बन हाइड्रोजन के। देयरफॉर, फिर इसलिए दीज बॉन्ड्स, ये जो इनके ये वाले क्या होते हैं? बॉन्ड्स होते हैं, आर, ये अक्सर क्या होते हैं? नॉन पोलर इन नेचर, यानी ये बाय नेचर क्या होंगे? पोलर नहीं होते हैं। क्या होते हैं ये? नॉन पोलर होते हैं नेचर में। तो इनके बॉन्ड्स की अगर बात करोगे तो ये बॉन्ड पोलर नहीं होंगे, बल्कि ये बॉन्ड्स क्या होंगे? ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं। तो इसी वजह से हम फिर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनको हम पोलर नहीं कहते हैं, बल्कि ये कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? नॉन पोलर। तो इसलिए 10 ऑल हाइड्रोकार्बन्स, जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं, सच एज, मिसाल के तौर पर कौन से हैं? अल्केन्स हों, प्योर अल्केन्स, उसके बाद प्योर अल्कीन्स, उसके बाद प्योर अल्काइंस, ठीक है, एरोमेटिक्स, हाइड्रोकार्बन, ये जो हैं ये सब के सब जो हैं इनमें मोस्ट कॉमनली बॉन्ड्स कौन कौन से हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के हैं। आर कंसिडर्ड, ये समझे जाते हैं कंसिडर्ड टू बी, ये क्या हैं? नॉन पोलर कंपाउंड्स, यानी ये बेसिकली नॉन पोलर कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो इनकी आमतौर पर पोलरिटी कार्बन हाइड्रोजन वाले कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन्स की ज़ीरो होती है, जो नॉन पोलर होते हैं। तो इसलिए मेजॉरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हाइड्रोकार्बन्स की है। तो ये ऑलमोस्ट मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर नॉन पोलर इन नेचर। तो ये पोलर नहीं है, बल्कि ये नॉन पोलर नेचर के हैं। ठीक, अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट इनके कैरेक्टर्स, नेक्स्ट इनके प्रॉपर्टीज को देखा जाएगा। इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो इनमें
आपको इतना तो पता है कि ये ज़्यादातर कौन से बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड बाकी केमिकल बॉन्ड्स के मुकाबले में क्या होते हैं, बहुत वीक होते हैं, इनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है, ये लो टेम्परेचर पे ब्रेक हो जाते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वीक कोवेलेंट बॉन्ड्स की वजह से ये अमूमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड के मुकाबले में लो होते हैं। तो इसलिए अब नेक्स्ट यानी सेकंड पॉइंट क्या है, एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं कंटेन, ये मुश्तमिल होते हैं किस पर, वीक कोवेलेंट बॉन्ड्स, इनमें वीक कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक। दस फिर इस वजह से दे possess लोअर मेल्टिंग एंड, यानी इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो आमतौर पर क्या होंगे, ये आमतौर पर लो होंगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स इनके लो होंगे क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड तो वीक है इनमें, ठीक है। और दूसरी बात, एंड दे ऑल्सो, और फिर दूसरी बात, दे ऑल्सो possess, ये रखते हैं क्या, वीकर फिजिकल बॉन्ड्स, इनके फिजिकल बॉन्ड्स भी अक्सर वीकर होते हैं। तो फिजिकल बॉन्ड्स की वजह से ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना ये लो हो जाते हैं, लेकिन ये भी है कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स पर थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्ड का भी इफेक्ट होता है। तो वीकर बॉन्ड है, नॉन पोलर नेचर है, और उसके बाद इनके फिजिकल बॉन्डिंग भी बहुत वीक है, जो होती है आमतौर पर इनमें लंडन फोर्सेस हैं। नॉन पोलर में डायपोल फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है जितनी के किस में होती है, इनऑर्गेनिक में। तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है वीक केमिकल और फिजिकल बॉन्डिंग की वजह से। अब लेते हैं इनका नेक्स्ट कैरेक्टर। अब नेक्स्ट कैरेक्टर इनका कौन सा है, नेक्स्ट कैरेक्टर है कि ये अमूमन इनके बहुत सारे कंपाउंड, नंबर थर्ड कैरेक्टर, एज मैनी, यानी बहुत सारे, मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत बड़ी तादाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है, इज या फिर आर, ये क्या है, नॉन पोलर, बहुत बड़ी तादाद इनकी नॉन पोलर है। 10 फिर इसलिए दे आर ये अमूमन क्या है, इनसॉल्युबल, ये हल नहीं होते इनटू किसमें, वाटर में, क्योंकि वाटर का आपको पता है वाटर हाईली क्या है, पोलर कंपाउंड है। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर पूछा जाए क्या वाटर सॉल्युबल हैं, तो आप कहेंगे मेजॉरिटी वाटर इनसॉल्युबल है, क्योंकि इनमें बड़ी तादाद पोलर कंपाउंड्स की नहीं है, किसकी है, नॉन पोलर की। हाँ, इनके कुछ पोलर कंपाउंड हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, बट दे आर वेरी लेस और स्लाइटली सॉल्युबल, यानी सम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके कुछ मेंबर, सब नहीं, आर वाटर सॉल्युबल, ये पानी में हल हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। वजह क्या होती है, ड्यू टू स्लाइट, यानी थोड़ा बहुत इनकी क्या है,
पोलर नेचर है। तो ये पोलर नेचर की वजह से थोड़ा बहुत पानी में हल हो जाते हैं, पर बड़ी तादाद इनकी हल नहीं होती है। कुछ हल होते हैं, वो भी मुकम्मल हल नहीं होते, स्लाइटली सॉल्युबल हैं, क्योंकि ये लेस पोलर है, इतने स्ट्रांगली पोलर नहीं है जितने इनऑर्गेनिक होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इनका ये है कि ये आमतौर पर मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर कोई बहुत अच्छी खासी स्ट्रांग नहीं है। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक हैं, तो इनके कंपाउंड्स के बीच में आमतौर पे बहुत बड़ा गैप होता है और ये वीक कोवेलेंट बॉन्ड भी होते हैं। तो ड्यू टू वीक कोवेलेंट बॉन्ड, ड्यू टू लार्ज वैकेंट स्पेसिस, ये आमतौर पर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। तो आपको इतना तो पता है, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, आयोनिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, ये बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं एटम या आयन, तो मैटर बहुत होता है, वैकेंट स्पेस बहुत कम होता है। जबकि कोवेलेंट में वीक बॉन्ड होते हैं तो इनमें स्पेस बहुत बड़ा होता है, लेकिन इनमें अट्रैक्शन बहुत वीक होती है। तो इसलिए जहाँ स्पेस वैकेंट ज़्यादा होगा, मैटर कम होगा, तो फिर आप कह सकते हो डेंसिटी कम है, क्योंकि डेंसिटी मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जहाँ मैटर ज़्यादा होगा, मास भी ज़्यादा होगा, तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि नंबर 4th कैरेक्टर इनका एज, जैसा कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी ऑर्गेनिक क्या हैं कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, ये ज़्यादातर जो इनकी एक बहुत बड़ी तादाद है क्या है, कोवेलेंट इन नेचर। तो ये आमतौर पर कोवेलेंट होते हैं बाय नेचर, प्रॉपर्टीज के हिसाब से, नेचर के हिसाब से। तो ये नेचर के हिसाब से आमतौर पर क्या है, कोवेलेंट है। 10 फिर इसी वजह से 10 दे पजेस लो डेंसिटी, यानी ये वजन में ज़्यादा हेवी नहीं होते हैं, हल्के होते हैं। जैसे कागज़, पेपर हो गया, क्लॉथ, कपड़े हो गए, प्लास्टिक हो गया, उसके बाद एंड वैक्सेस, और वैक्सेस या फिर ऑयल्स एंड फैट्स, ये जो हैं ये अमूमन क्या होंगे, ये जनरली हम कह सकते हैं कि ये वेट में बहुत हल्के होते हैं। हल्का होना इनकी डेंसिटी का कम होना है। तो यहाँ डेंसिटी का मतलब होगा मास। तो ये मास में कोई आयोनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में बहुत हेवी नहीं होते हैं, ये बहुत लाइट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टर इनका लेते हैं। तो वो नेक्स्ट कैरेक्टर ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो किसकी होती है, कौन से एटमों की होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन थोड़ा होता है लेकिन होता ज़रूर है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अमूमन, यानी कि देखा गया है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जलने में मदद करते हैं। आपको पता है पेट्रोल, सुई गैस, ठीक है, नेचुरल गैस, वैक्सेस, ऑयल, ये सब जलते हैं और जलने के दौरान हीट पैदा करते हैं। तो हम इनको बोलते हैं आमतौर पर फ्लेमेबल कंपाउंड्स। तो ये फ्लेमेबिलिटी इनमें कहाँ से आती है या क्यों आती है, ये क्यों फ्लेमेबल होते हैं, तो ये इसकी वजह से होते हैं कि इनके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद किसकी है, कार्बन और हाइड्रोजन के एटमों की है। इनके अलावा सल्फर हो, ऑक्सीजन हो, तो ये भी जलने में मदद करते हैं। तो अब नेक्स्ट कैरेक्टर इनका कॉमन कैरेक्टर्स में कौन सा है, के, यानी 5, वो ये है कि DO2 किसकी वजह से, प्रेजेंस ऑफ कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद एंड क्या, ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन के एटमों की वजह से ऑल जितने भी हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आर फ्लेमेबल, यानी ये जलाए जाते हैं, ये जलते हैं, एंड प्रोड्यूस हीट, फिर ये हीट पैदा करते हैं और इसी वजह से ये फिर फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पे जलाए जाते हैं। दस फिर इसी वजह से दे आर यूज्ड एज डोमेस्टिक और कमर्शियल फ्यूल्स, फिर ये कमर्शियल या डोमेस्टिक फ्यूल्स के तौर पर, घरेलू या सनतों के लिए इनको ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा ये थे कुछ इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनको कार्बन के अलावा या कार्बन के एटमों की वजह से ऑर्गेनिक नहीं कहा जाता, बल्कि कार्बन के साथ साथ इनमें ये सारे कैरेक्टर जो अभी आपने पढ़े, आइसोमेरिज्म, कैटिनेशन, पॉलीमराइजेशन, होमोलॉगस सीरीज, लोअर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना, फ्लैमेबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी इनटू वाटर या स्लाइटली वाटर सॉल्युबिलिटी, ये सब कैरेक्टर अगर कार्बन के कंपाउंड्स में आ जाएं तो फिर समझ लो कि ये कंपाउंड हाईली फ्लेमेबल होंगे और उसके बाद ये ऑर्गेनिक कहलाएंगे। अगर इनमें ये कैरेक्टर्स एक भी कम हो गया, कार्बन एक भी कैरेक्टर शो नहीं किया इनमें से, तो फिर भले कार्बन हो, फिर ये कंपाउंड क्या कहलाते हैं, ये फिर आमतौर पे इनऑर्गेनिक कहलाएंगे। तो इसलिए ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, उसके बाद साइनाइड्स, साइनेट्स, सल्फाइड्स, कार्बाइड्स, ये क्यों इनऑर्गेनिक हैं? क्योंकि इनके अंदर ये वाले सारे कैरेक्टर मौजूद नहीं हैं। तो चंद कैरेक्टर इनके हो सकते हैं, सब के सब नहीं है। तो इस वजह से आप इन कंपाउंड्स को है इस थ्योरी को, जहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज होता है, शुरुआत होती है, और वो कौन सी है? वाइटल फोर्स थ्योरी ये। और ये एक साइंटिस्ट का नाम आप लोग जानते होंगे, इसका नाम था बर्जीलियस। ये जो बर्जीलियस है, इसने ये थ्योरी, बर्जीलियस भी इसको बोलते हैं, इस बर्जीलियस ने ये थ्योरी दी थी। ये थ्योरी क्या बताती है? यहां से लफ्ज है वाइटल, वाइटल ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब लिया जाता है, लैटिन वर्ड है, वाइटल का मतलब है लाइफ, प्लस फोर्स का तो आपको पता ही है कि ये आमतौर पर क्या है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ये आमतौर पर जिंदगी वाली फोर्स, जिंदगी वाली ताकत, वर्ड मीनिंग यही है वाइटल फोर्स का। जिस चीज़ में जिंदगी मौजूद है तो उसमें वो जिंदगी एक ताकत की शक्ल में है, और ये ताकत जो जिंदगी वाली है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में मददगार होती है। और ये कंसेप्ट किसका है? मैं बात कर रहा हूँ वाइटल फोर्स थ्योरी की। तो ब्रिजेलियस ने कहा कि वो कंपाउंड जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड मानते हैं, हाँ ठीक है, कार्बाइड, कार्बोनेट, ये उस वक्त भी इनऑर्गेनिक माने जाते थे क्योंकि उनके अंदर कार्बन की वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ नहीं थी जो ऑर्गेनिक में होती हैं। तो फिर इसने ये कहा कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ में बन सकता है, या वो चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकती है जिसके अंदर एक ताकत हो, एक फोर्स हो, और उस फोर्स का नाम, उस ताकत का नाम क्या है? लाइफ, जिंदगी। तो जो चीज़ जानदार है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की सलाहियत है। अब जानदार चीज़ें कौन सी हैं? प्लांट भी हैं और
एनिमल्स भी हैं। तो एनिमल या प्लांट्स जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। इवन प्लांट्स में तो ये ताकत है कि वो सारे का सारा इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसको ऑर्गेनिक में चेंज कर सकते हैं। हाँ, एनिमल्स में इतना है कि वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़कर दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक में चेंज नहीं कर सकते। प्लांट कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों इनऑर्गेनिक हैं। इनको प्लांट जब लेते हैं खुराक के तौर पे तो ये इनमें से ग्लूकोज बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। तो इसका मतलब है ये थ्योरी उस वक्त जब ये प्रपोजल इसका आया था, उस वक्त 1800 की बात है, तो उस वक्त ये कहा गया कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर बनाना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, कोई लिविंग मैटर हो, यानी या प्लांट हो या फिर एनिमल। तो इस नज़रिए को क्या बोलते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। यानी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर हम इस थ्योरी को लेते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक क्या है, कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स could only synthesize, यानी ये प्रिपेयर हो सकते हैं बाय प्लांट्स, यानी प्लांट्स के जरिए, और या फिर किसके जरिए, एनिमल्स के जरिए इनको बनाया जा सकता है। बट पर दे कुड नॉट, यानी इनको हम नहीं बना सकते हैं, कुड नॉट बी सिंथेसाइज, यानी प्रिपेयर, सिंथेसाइज इन द क्या, लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में आप इनको नहीं बना सकते यूजिंग कॉमन टेक्निक्स। अब बगैर बेटा किसके, आप बगैर किसी कॉमन टेक्निक के, बगैर किसी कॉमन मेथड के आप ये यानी कि जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। भले बॉइलिंग करो, डिस्टिलेशन करो, कॉमन लेबोरेटरी टेक्निक्स जितनी भी हैं, आप उनके ज़रिए इनऑर्गेनिक मटेरियल कभी ऑर्गेनिक में चेंज नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ कौन बना सकता है, प्लांट्स बना सकते हैं या फिर एनिमल्स बना सकते हैं। तो प्लांट्स या एनिमल्स ये आखिर कैसे या क्यों ये बना सकते हैं, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, तो इसकी वजह देखो। इसकी वजह जो है बिकॉज, क्योंकि ये थ्योरी हमें कह रही है एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो एनिमल्स हैं और दूसरे कौन है, प्लांट्स, पजेज, ये अपने अंदर रखते हैं, क्या रखते हैं अपने अंदर, फोर्स ऑफ क्या, लाइफ की ताकत है इनके अंदर, लाइफ इनके अंदर मौजूद है। और ये जिंदगी एक ताकत का नाम है जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में मदद करती है। अब ये थ्योरी कुछ अरसा चलती है और उसके बाद तकरीबन 50 सालों बाद रिजेक्शन होती है किसकी, वाइटल फोर्स थ्योरी की। तो इसने कहा कि आप लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक मटेरियल को आम लेबोरेटरी वाले तरीकों से चेंज नहीं कर सकते ऑर्गेनिक में। तो एक साइंटिस्ट था जर्मन, जिसने क्या किया, वोलर उसका नाम था, वोलर ने प्रिपेयर किया, क्या प्रिपेयर कर दिया, यूरिया। और यूरिया किस में से प्रिपेयर किया, इसने एक इनऑर्गेनिक मटेरियल लिया, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, इसको डिसॉल्व किया वाटर में और फिर इसको बॉईल किया। तो जब अमोनियम साइनेट को बॉईल किया इन्होंने, तो फिर इनमें से हमें क्या मिल गया,
यूरिया मिल गया। क्या मिल गया हमें? यूरिया मिल गया। तो अमोनियम साइनेट को बॉयल किया पानी में हल करके। ये अमोनियम साइनेट ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है, क्योंकि मैं शुरू में आपको लिखवा चुका हूँ कि साइनेट साइनाइड ये उस वक्त भी इनऑर्गेनिक थे। तो यूरिया जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसने कोई लिविंग सेल, कोई लिविंग मैटर, कोई एनिमल, कोई प्लांट उसका सोर्स ही यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट बस लेबॉर्ट्री टेक्निक यानी बॉयल किया इसको, तो ये कंपाउंड यूरिया में चेंज हो गया। तो इसका मतलब है कि हम इनऑर्गेनिक मैटर को लेबॉर्ट्री में बग़ैर किसी टेक्निक के, हम इसको बग़ैर किसी लिविंग मैटर के हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। तो एक तो ये इन्होंने बनाया, ऐसे ही और बहुत सारे हमें और भी यानी कि जो है कंपाउंड्स मिलते हैं जिनको बाद में नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक मटेरियल से कन्वर्ट किया गया, किस में? इसको कन्वर्ट किया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ये यानी कि वॉलर ने इसको वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि नहीं, हम बग़ैर एनिमल और प्लांट के सोर्स यूज़ किए हम क्या कर सकते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से शुरुआत थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पहले थी ऑर्गेनिक यानी लिविंग मैटर से बनने वाले कार्बन के कंपाउंड, लेकिन अब के बाद ऑर्गेनिक का कंसेप्ट चेंज हो गया। अब बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के उन कंपाउंड्स को कहा जाता था जिसमें बाकायदे आइसोमेरिज्म, कैटिनेशन, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद पॉलीमराइजेशन, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड्स ये मौजूद हों तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको काउंट किया जाएगा। अब हम इस थ्योरी के रिजेक्ट होने के बाद फिर कई और थ्योरीज आती हैं, लेकिन वो आमतौर पर मॉडर्न थ्योरीज में काउंट होती हैं, तो उनका तो यहाँ पर आपके बुक में भी इतना जिक्र नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम, ठीक है, हम आज इतना एडवांस हो गए कि हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद इनऑर्गेनिक मटेरियल से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बावजूद हमें कुदरत ने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बनाकर हमें दे दी हैं कि जो जनरली आप कह सकते हो कि आमतौर पर नेचुरल होनी चाहिए, बनी बनाई हमें कुदरत ने दे दी हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बस हमें काम क्या करना है, हमें इन कंपाउंड्स को एक दूसरे से अलग करना है और इनको यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर उन नेचुरल कंपाउंड्स को जो रेडीमेड बने बनाए नेचर यानी कुदरत हमें बना कर देती है, हम सिर्फ उनको साफ़ करके, उसको आइसोलेट करके, उनको क्या करते हैं, प्योरीफाई करके, सेपरेट करके यूज़ करते हैं। तो वो कौन कौन से हमारे ज़राए हैं? आज भी हम बहुत सारे कंपाउंड नेचर से ही हासिल करते हैं। अगर उनको बनाने लगे बन तो जाएंगे, लेकिन उन पे मेहनत, उन पे ख़र्च, उन पे आलमोस्ट वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा। पर कुदरत ने वो हमारी आसानी के लिए बनाकर ज़मीन में दफन कर दिए, बस हमने निकालने और उनको प्योरीफाई करके यूज़ करना है। अब जैसे कोयला, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर होते हैं, बस हमें उनको साफ़ करना है, प्योरीफाई करना है और यूज़ करना है। पेट्रोलियम, ये भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके अंदर मौजूद हैं, इनको प्योरीफाई करके यूज़ कर सकते हो। नेचुरल गैस है, इसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड हैं। प्लांट्स हैं, इनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। एनिमल्स हैं, इनके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो हम इनका थोड़ा थोड़ा सा जायज़ा यहाँ पर लेंगे और उसके बाद जो है हम फिर नेक्स्ट इनके जो प्योरीफिकेशन के स्टेप्स हैं वो कौन से होंगे और टेक्निक्स कौन सी होंगी, इनको देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेचुरल सोर्सेस कौन कौन से हैं, इनमें आपको पता है एक बहुत बड़ा सोर्स, नेचुरल सोर्स कौन सा है, वो प्लांट्स का। उसके बाद दूसरा बड़ा सोर्स कौन सा है, वो है एनिमल्स का। एनिमल्स के बाद नेक्स्ट हमारा सोर्स कौन सा है, वो है कोल का। और कोल के बाद हमारा नेक्स्ट सोर्स जो है वो है ऑलमोस्ट पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम के बाद हमारा नेक्स्ट सोर्स जो है नंबर 5, वो है नेचुरल गैस का। तो ये कुछ हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनसे आप हंड्रेड्स ऑफ दी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने बनाए रेडीमेड हमें कुदरत ने बना के दे दिए, इनके अंदर हैं, बस आपको सिंथेसाइज करने, सेपरेट करने, प्योरीफाई करने, ये आपका काम होगा, बाकी सारा कुदरत ने कर दिया है। तो हम पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट सोर्स से। और हमारा फर्स्ट यहाँ पर सोर्स इनमें कौन सा वाला है, दैट इज कॉल्ड प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं हम कह सकते हैं कि प्लांट्स आर दी इम्पोर्टेंट क्या है, सोर्स ऑफ नेचुरल कंपाउंड्स। यानी ये आपको कई नेचुरल कंपाउंड्स दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं नेचुरल कंपाउंड्स। अब उनमें कौन से इनके अंदर नेचुरल कंपाउंड्स हैं, जैसा कि आप जानते हो इनमें से आपको मिल सकते हैं बड़ी तादाद में कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है ना, ये सारे कार्बोहाइड्रेट, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिल सकते हैं, लिपिड्स यानी फैट्स आपको मिल सकते हैं, वैक्सेस मिल सकती हैं आपको, ऑयल्स आपको मिल सकते हैं, विटामिन्स आपको मिल सकते हैं। विटामिन्स जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो आमतौर पर हमारी बॉडी में कोई ना कोई बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं या चलाते हैं, विटामिन्स हैं। उसके बाद जो है हमें इनमें से क्या मिल सकते हैं, जनरली बेटा विटामिन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट्स, ठीक है। उसके अलावा ये आपको मिनरल्स दे सकते हैं, यानी कुछ मिनरल सॉल्ट्स आपको दे सकते हैं, या फिर आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं क्या, नेचुरल फाइबर्स आपको दे सकते हैं। तो ये इन प्लांट्स के हमारे आमतौर पर जनरली बहुत बड़ी तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड ये आपको अलग अलग प्लांट्स में से अलग अलग तादाद में मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको ये वुड दे सकते हैं इसके अलावा ये आपको कई लिक्विड्स दे सकते हैं, ऑयल्स दे सकते हैं, फैटी एसिड्स दे सकते हैं, अल्कोहल्स दे सकते हैं, बहुत सारे। तो बस आपने इनको क्या करना है, सिर्फ काम एक करना है, इनको प्योरीफाई करना है, और प्योरीफाई करने के बाद इनको यूज करना है, ठीक है ना। तो बने बनाए हैं प्लांट्स में नेचुरली बनते हैं, बाकी वेजिटेबल्स वगैरह आपको पता है हमारा फूड जो है, फूड की रिक्वायरमेंट सारी ये पूरी करते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट नंबर 2। नंबर 2 में हम लेते हैं किसको, एनिमल्स को। तो एनिमल्स क्या करते हैं, यानी ये कहता है कि एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइडर्स, ये हमें प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें प्रोवाइड अस फैट्स हमें देते हैं, फैट्स मिलता है इनमें से, ऑयल्स हमें मिलता है, उसके बाद प्रोटीन्स हमें मिलती हैं, प्रोटीन्स के बाद हमें अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, ये प्लांट्स में भी होते हैं प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स ये हमें देते हैं। और इसके अलावा ये हमें और क्या प्रोवाइड करते हैं, अमाइनो एसिड्स, उसके बाद लिपिड्स ये प्रोवाइड करते हैं,
इनके अलावा ये ऑयल सॉल्युबल वाइटामिन्स जो हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद वैक्सेस हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो हैं वो इनमें से हमें मिल जाते हैं। अरे भाई इसको तो छोड़ दें, ये ना चलाएं अभी। अब ये आ गया, तो ये इनऑर्गेनिक मिनरल्स हमें देंगे। इसके अलावा ये हमें और क्या दे सकते हैं, नेचुरल नेचुरल फाइबर्स हमें दे सकते हैं। तो ये बेटा इनका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रोवाइड करना एनिमल और प्लांट्स के ज़रिए ये हो सकता है। तो आज हमने एनिमल्स तक ही, अब आपका सेशन ऑलमोस्ट ऑफ हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे किससे, कोल से, कोयले से। तो कोल क्या है और कोल जो है उसमें कौन कौन से कंपाउंड होंगे, तो आप नेक्स्ट टाइम यहीं से स्टार्ट करोगे कि कोल हमें क्या कुछ प्रोवाइड करता है, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड देता है और उनकी कंसंट्रेशन, उनकी अमाउंट कितनी कितनी उनके अंदर मौजूद होती है। तो कल फिर हम इसी से अपना नेक्स्ट सेशन बेटा स्टार्ट करेंगे। तो इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। तो कल फिर इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ इसी को कंटिन्यू करोगे। तो बेटा कल तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।